अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में जल्दी ही निजी कंपनियों को न्यूक्लियर पावर प्लांट चलाने की अनुमति मिल सकती है, एक ऐसा क्षेत्र जो पिछले 60 सालों से लगभग पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में रहा है। और अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के दो सबसे ताकतवर न्यूक्लियर कानून खत्म किए जा सकते हैं और उनकी जगह एक पूरा का पूरा नया कानून लाया जा सकता है जो लायबिलिटी, सीक्रेसी और पनिशमेंट सब कुछ को बदल देगा। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये है असल कानून। आज हम समझेंगे शांति बिल के बारे में, जिसको लोकसभा के पटल पर पेश कर दिया गया है। और ये कानून की सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में ये प्राइवेट प्लेयर की एंट्री को अलाउ करता है। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। आज के इस सेशन में इसी शांति बिल के बारे में डिटेल में हम एनालिसिस कर रहे हैं। एक ऐसा बिल जो भारत के न्यूक्लियर एनर्जी भविष्य को पूरी तरह बदल सकता है, लेकिन साथ ही गंभीर कानूनी और संवैधानिक सवाल भी खड़े पैदा करता है। और एक और बात याद रखिएगा कि ये अभी केवल बिल है, कानून नहीं बना है। जब हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये संसद में पेश किया गया है, कानून नहीं बना है। हो सकता है जब आप ये सेशन देखें तब तक ये कानून के रूप में बन भी गया हो। इस वीडियो के अंदर आपको इस विधेयक के बारे में, अगर ये कानून बन जाता है तो इस कानून के बारे में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। डिटेल में एनालिसिस कर रहे हैं तो चलिए शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि शांति बिल 2025 क्या है। इस प्रस्तावित कानून का पूरा नाम है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल 2025। आसान शब्दों में बोले तो जो एक्रोनिम है, हर शब्द का पहला शब्द लेके, वर्ड अल्फाबेट लेके इसका नाम, छोटा नाम रखा गया है, जिसको पॉपुलरली अब हम शांति बिल के नाम से जान रहे हैं। शांति बिल 2025। ये बिल 15 दिसंबर 2025 को संसद में पेश किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि भारत के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का एक बिल्कुल नया कानूनी ढांचा बनाना। सबसे बड़ी बात यह है कि यह बिल प्रस्तावित करता है कि पहला एटॉमिक एनर्जी एक्ट जो 1962 की है उसको रद्द किया जाए। एटॉमिक एनर्जी अधिनियम 1962 का, उसको रद्द किया जाए। दूसरा, सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज अधिनियम 2010 का जो है उसको भी खत्म किया जाए। और इन दोनों की जगह एक ही कंसोलिडेटेड न्यूक्लियर लॉ लाया जाए, और वही है ये आपका शांति लॉ। अब बात करते हैं कि ये बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ी, उसको समझते हैं। देखिए, जो एटॉमिक एनर्जी अधिनियम था 1962 का, उसके तहत न्यूक्लियर पावर लगभग पूरी तरह सरकार का एकाधिकार था। केवल सरकारी संस्थाएं ही न्यूक्लियर रिएक्टर चला सकती थी, न्यूक्लियर बिजली बना सकती थी, न्यूक्लियर सामग्री संभाल सकती थी। लेकिन आज सरकार का यह पक्ष है कि भारत को चाहिए साफ ऊर्जा, लगातार मिलने वाली बिजली, कम कार्बन उत्सर्जन और नई टेक्नोलॉजी। इसलिए सरकार कह रही है कि हमें चाहिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन और तेज विकास, लेकिन साथ में सख्त सरकारी नियंत्रण भी। और यहीं से आता है शांति बिल 2025। अब बात करते हैं निजी क्षेत्र की एंट्री के बारे में न्यूक्लियर एरिया के अंदर, और यही सबसे बड़ा बदलाव है इस कानून का। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या शांति बिल जो है वो निजी कंपनियों को न्यूक्लियर पावर में आने देता है। जवाब है हाँ, लेकिन सख्त शर्तों के साथ। इस बिल के तहत लाइसेंस दिया जा सकता है प्राइवेट कंपनियों को, सरकारी विभागों को, सरकारी कंपनियों को, और उसके साथ साथ भारत में जो रजिस्टर्ड निजी कंपनियां हैं उनको भी लाइसेंस इसमें दिया जा सकता है। भारत के बाहर रजिस्टर्ड विदेशी कंपनियां इसमें शामिल नहीं हो सकती हैं। अगर किसी प्राइवेट कंपनी को लाइसेंस मिल जाता है तो वो निजी कंपनी न्यूक्लियर प्लांट, पावर प्लांट बना सकती है, रिएक्टर को, न्यूक्लियर रिएक्टर को ओन कर सकती है, उसको ऊपर स्वामित्व कर सकती है, और न्यूक्लियर प्लांट को ऑपरेट कर सकती है, और बाद में डीकमीशन भी कर सकती है। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए, कुछ गतिविधियां सिर्फ केंद्र सरकार के पास ही रहेंगी इस विधेयक के अनुसार, जैसे कि जो
यूज किया हुआ न्यूक्लियर फ्यूल है उसका रीप्रोसेसिंग कैसे होगा, ये केंद्र सरकार के पास रहेगा। दूसरा, हाई लेवल रेडियो एक्टिव वेस्ट का प्रबंधन भी केंद्र सरकार के पास रहेगा। और हैवी वाटर का जो उत्पादन है उसको कैसे रेगुलेट किया जाए, उसको कैसे किया जाए, वो केंद्र सरकार के पास रहेगा। और रणनीतिक न्यूक्लियर सामग्री का जो नियंत्रण होगा वो भी केंद्र सरकार के पास होगा। यानी ये पूरी तरीके से निजीकरण नहीं है, बल्कि कड़े नियंत्रणों के साथ सीमित एंट्री देता है प्राइवेट प्लेयर्स को। अब बात करते हैं लाइसेंस और सेफ्टी की व्यवस्था के बारे में। उसके बारे में समझने से पहले आप मुझे बताइए, आपको ये सेशन कैसा लग रहा है? समझ आ रहा है लीगल एनालिसिस, इस बिल के प्रभाव और इस बिल के जो फीचर्स हैं वो आपको समझ आ रहे हैं? तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिएगा। अब समझते हैं लाइसेंस और सेफ्टी की व्यवस्था के बारे में। न्यूक्लियर क्षेत्र में बिना अनुमति के कुछ भी नहीं किया जा सकता है। आपको पता ही है कि कैसा सेंसिटिव जोन है, सेंसिटिव एरिया है। इस बिल के तहत जो दो मंजूरी जरूरी है वो है, पहली लाइसेंस और उसके साथ साथ सेफ्टी ऑथराइजेशन। ये दोनों चीज चाहिएगी, लाइसेंस भी चाहिएगा और सेफ्टी ऑथराइजेशन भी चाहिएगा। दोनों ही केंद्र सरकार देगी, लाइसेंस भी और सेफ्टी ऑथराइजेशन भी। ये दोनों चीज जो है, इनका अप्रूवल जो है वो केंद्र सरकार देगी, दोनों ही केंद्र सरकार देगी। इनके बिना कोई प्लांट नहीं चल सकता, कोई रिएक्टर नहीं चल सकता, कोई न्यूक्लियर सामग्री नहीं मिल सकती। इससे सरकार को पूर्ण नियंत्रण बना रहेगा। इससे क्या होगा? सरकार का पूरा नियंत्रण बना रहेगा। अब बात करते हैं न्यूक्लियर लायबिलिटी के बारे में। अगर खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाता है तो उसकी भरपाई कौन करेगा, मुआवजा कौन देगा, पैसा कौन देगा, उसके बारे में बात करते हैं। यही सबसे ज्यादा विवादित हिस्सा भी है इस बिल का। शांति बिल न्यूक्लियर हादसे की स्थिति में ऑपरेटर की लायबिलिटी पर एक सीमा तय करता है। एक न्यूक्लियर इंसिडेंट में ऑपरेटर की जो अधिकतम लायबिलिटी होगी वो 300 मिलियन एसडीआर के बराबर होगी। 300 मिलियन एसडीआर। यहां पर एक एसडीआर की नवंबर 2025 दिसंबर 2025 के हिसाब से जो वैल्यू पड़ती है वो लगभग 110 रुपए के करीब पड़ती है। तो 300 मिलियन एसडीआर के बराबर लाइबिलिटी बनती है। अगर इससे ज्यादा नुकसान हुआ तो केंद्र सरकार जिम्मेवारी लेगी। एक न्यूक्लियर लाइबिलिटी फंड भी बनाया जा सकता है। कुछ स्थितियों में ऑपरेटर जिम्मेदार नहीं होगा, यह बात भी ध्यान रखिएगा। ये कानून भी प्रावधान करता है कि जो ऑपरेटर है वो कुछ स्थितियों में हम उसको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। कब नहीं ठहरा सकते? जब अगर युद्ध की स्थिति हो, आतंकवादी हमला हो जाए, सशस्त्र संघर्ष हो जाए, आर्म्ड कन्फ्लिक्ट हो जाए और बहुत बड़ी नेचुरल डिजास्टर हो जाए या प्राकृतिक आपदा हो जाए। यही सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या ये सीमा जो है पीड़ितों के मिलने वाले मुआवजे को कम कर देगी। ये मुद्दा आगे संसद, अदालत और जनता तीनों के सामने आएगा। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप मुझे बताइएगा कि आपके हिसाब से क्या न्यूक्लियर लायबिलिटी पर फाइनेंशियल कैप होनी चाहिए या फिर ऑपरेटर की जिम्मेदारी असीमित होनी चाहिए? आपकी क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। अब बात करते हैं रेस्ट्रिक्टेड इंफॉर्मेशन और सीक्रेसी के बारे में। देखिएगा, ये जो रिएक्टर वगैरह स्थापित किए जाएंगे और ये जो संस्थान बनाए जाएंगे, प्लांट बनाए जाएंगे, इनके बारे में जो इंफॉर्मेशन होगी बहुत कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी और सीक्रेसी मेंटेन की जाएगी, क्योंकि मुद्दा ही ऐसा है। ठीक है, जो ये बिल है ये रेस्ट्रिक्टेड इंफॉर्मेशन की अवधारणा लाता है। इसके अंदर शामिल है न्यूक्लियर डिजाइन। न्यूक्लियर डिजाइन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं आएगी। जो सुरक्षा से जुड़ी जानकारी है वो भी नहीं साझा की जाएगी पब्लिक डोमेन में। और लोकेशन और ऑपरेशनल डेटा भी नहीं शेयर किया जाएगा। ये जानकारी सार्वजनिक नहीं होगी, साझा नहीं की जा सकती और आरटीआई के तहत भी नहीं मिलेगी। कौन कौन सी जानकारी? जो न्यूक्लियर डिजाइन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, सुरक्षा से जुड़ी जो जानकारी है, लोकेशन कहां पर वो प्लांट है, कहां पर कार्यरत है और किस तरीके से क्या टाइमिंग वगैरह है, ये कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाएगी, साझा नहीं की जा सकती और आरटीआई के तहत भी इसकी जानकारी नहीं मिलेगी। न्यूक्लियर प्लांट के आसपास के इलाके को प्रोहिबिटेड एरिया घोषित किया जा सकता है, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाता है। लेकिन जो ये बात है, जो ये सेफगार्ड लाया गया है, ये जो चीज है ये जरूरी भी है, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाता है। लेकिन आलोचक ये कह रहे हैं कि ये ट्रांसपेरेंसी पर भी सवाल उठा रहा है। जानकारी तो सबको होनी चाहिए, ऐसा आलोचक कह रहे हैं।
अब बात करते हैं कि इस विधेयक के अंदर क्या अपराध और सजा के प्रावधान हैं, उसको समझिएगा। क्या अपराध और सजा के प्रावधान हैं, उसको समझिएगा। शांति बिल जो है अपराधों को लेकर बहुत सख्त है। मुख्य अपराध इसके अंदर हैं वो ये है कि बिना अनुमति न्यूक्लियर सामग्री का इस्तेमाल करना अपराध होगा। रेडियो एक्टिव पदार्थ की चोरी भी एक अपराध होगा। और रेस्ट्रिक्टेड इंफॉर्मेशन का अगर कोई डिस्क्लोजर करता है, खुलासा करता है, तो वो भी अपराध होगा और इसके लिए सजा हो सकती है। सजा के प्रावधान की बात करें तो 10 साल तक की कठोर कैद हो सकती है, भारी जुर्माना लग सकता है, या फिर जो सामग्री है उसकी जब्ती हो सकती है। ये दिखाता है कि कानून में जीरो टॉलरेंस है अगर कोई क्राइम किया है इस कानून के तहत। अब बात करते हैं एटॉमिक एनर्जी रेगुलेशन बोर्ड की भूमिका के बाद। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के बारे में बात करते हैं, इसकी भूमिका बात के बारे में बात करते हैं। इस बिल से एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड AERB को कानूनी दर्जा मिलता है और इसके पास होंगे इंस्पेक्शन के अधिकार, एनफोर्समेंट की ताकत और कंप्लायंस की निगरानी। निजी कंपनियों की एंट्री के साथ यह बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं संवैधानिक और नीतिगत विश्लेषण के बारे में। संविधान के अनुसार न्यूक्लियर एनर्जी जो है, न्यूक्लियर ऊर्जा जो है वो यूनियन लिस्ट में आती है, इसलिए केंद्र सरकार का नियंत्रण जो है वो पूरा वैध है। लेकिन यहाँ पर कुछ आपत्तियां भी हैं, समस्याएं भी उभर कर आ रही हैं, जैसे कि आपदा का असर राज्यों पर ज्यादा पड़ता है और राज्यों की भूमिका सीमित है इस बिल के अंदर। जो एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन है वो बहुत ज्यादा है इस बिल के तहत। और नीचे के स्तर पर देखा जाए तो साफ ऊर्जा को बढ़ाना, नीति के स्तर पर अगर देखा जाए तो इस बिल का जो, इस विधेयक का जो पर्पस है वो ये है कि क्लीन एनर्जी को प्रमोट करना है, क्लाइमेट कमिटमेंट में मदद करेगा और भविष्य में SMR की संभावना और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करेगा। ये बिल जो है, ये विधेयक जो है, कंट्रोल और ग्रोथ के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। अब मैं आपको बता रहा हूं फिर से एक बार कि जो ये बिल है, जब हम आप ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय अभी ये सिर्फ बिल की स्थिति पर है, संसद में पेश किया गया है, कानून नहीं बना है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देखें तब तक ये बिल पास हो जाए। अब अंत में हम अपने कंक्लूजन पर चलते हैं। कंक्लूजन यही है। कंक्लूजन पर जाने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर करिए ना, सब्सक्राइब भी करिए। बहुत मेहनत के साथ आपके लिए ऐसे सेशन लाते हैं। चैनल को सपोर्ट करिए सुपर थैंक्स के माध्यम से। सब्सक्राइब के बाजू में बटन दबाइए, ज्वाइन करिए चैनल मेंबरशिप को। निष्कर्ष क्या है, ये बिल जो है काफी महत्वपूर्ण है, आप समझ ही गए होंगे क्यों है। क्योंकि शांति बिल 2025 की बात करें तो ये भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा कानून परिवर्तन हो सकता है। मोनोपोली से रेगुलेटेड पार्टिसिपेशन की ओर एक कदम है। तीसरा, सेफ्टी, ग्रोथ और अकाउंटेबिलिटी की भी परीक्षा है। अगर ये कानून सही तरीके से पास हुआ, सही तरीके से लागू हुआ, तो भारत का भविष्य मजबूत होगा। अगर इसमें जल्दबाजी हुई तो जोखिम भी बढ़ सकता है। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है ये पूरा होता है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और हर उस व्यक्ति के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा जो लीगल अफेयर्स के अंदर, लीगल अपडेट्स के अंदर इंटरेस्ट रखता है। चैनल को सपोर्ट करिए सुपर थैंक्स के माध्यम से, चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करके। और अगर आप न्यायिक सेवा परीक्षाओं की APO एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ऐप दून लॉ मेंटर के माध्यम से हमारे कोर्सेज में एनरोल भी कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।